Hello students, today we'll be starting with the part 1 of section C जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और जो बोहर थ्योरी था उसका एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी, वो सारे फॉर्मूलाज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 3 में सबसे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम undergoes transition from the energy level n equals to 4 to n equals to 2। क्या मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है 109700 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये वैल्यू किस में आता है सेंटीमीटर इनवर्स में, लेकिन मेरे को तो न्यू बार नहीं लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होता है 1 अपॉन न्यू बार। एक काम करता हूँ मैं, इसका अगर एलसीएम ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके जगह अगर मैं RH रखूँ एक बार के लिए, तो याद है ना मैंने तुम लोगों को एक वैल्यू बताई थी 1 अपॉन RH की 911.5 एंगस्ट्रॉम। उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा RH इंटू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन RH ये वाला जो वैल्यू है ये है 911.5, तो ये लिख दूँ मैं 911.5 आंगस्ट्रॉम है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। ये हो गया 1 अपॉन RH का वैल्यू। n1 का वैल्यू कितना है 2, n2 का वैल्यू कितना है 4, तो n1 का वैल्यू 2 मतलब 4 और 4 का स्क्वायर मतलब 16 और नीचे क्या आ जाएगा n2 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4। क्या बोल सकता हूँ ये 12 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा 911.5 इंटू 16/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ये 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 समथिंग। तो देख लो 486 नैनोमीटर्स है वो। बेसिकली यहाँ से क्या आएगा 4860 आंगस्ट्रॉम आएगा। तो एक जीरो अगर मैं इंक्लूड करूँ अंदर तो 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, जिसको हम नैनोमीटर में लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या मैं बोल सकता हूँ बार्मर सीरीज है तो n1 का वैल्यू हो गया 2, n2 का वैल्यू हो गया 3, बस हो गया। फर्स्ट लाइन तो यही होगी, बस खत्म क्वेश्चन। अगेन फिर से वही पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया क्या था 1 अपॉन RH इंटू ऊपर क्या आ जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये हो गया 911.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स में लिख रहा हूँ मैं। ये n1 स्क्वायर मतलब 4, n2 स्क्वायर मतलब 9 और नीचे क्या आ जाएगा 9 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया मीटर्स में। तो फाइनली क्या बचा नीचे 5, तो 911.5 अपॉन 5, इसको 911 ले सकते हो कैलकुलेशन पर्पसेस से, 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। सॉल्विंग का पार्ट आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस करवा चुका हूँ। ये वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। ये भी ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स when the excited electron of a hydrogen atom in n equals to 6 drops to the ground state। again straight forward question, n1 तो n1 का वैल्यू ग्राउंड स्टेट मतलब 1 और n2 का वैल्यू कितना हो गया 6, जो कि गिवन है। फॉर्मूला क्या था अपना स्पेक्ट्रल लाइंस का, मैक्सिमम ही था, मैक्सिमम नहीं भी लिखा हो तब भी हमको वही लेना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगा ये n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 n2 माइनस n1 मतलब कितना 5 इंटू 6/2 कितना आ गया ये 15। अगेन एक इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्ट्स थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अगेन रेडियस निकालने के लिए जो मैंने बताया था तुमको लास्ट लेक्चर में, सीधा हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे ये वाले जो हमने फाइनली बॉक्स वाले जो फॉर्मूलाज थे जो डिराइव किए थे। n का वैल्यू कितना है, बोहर्ट्स थर्ड ऑर्बिट बोला है, n का वैल्यू 3, हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू 1, क्या आ जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 1। अगेन इसको 0.53 लेके इंटू 9 कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा। भले मतलब 4.77 आएगा, इससे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ आयन। ये पहला अच्छा क्वेश्चन आया है इसका। सबसे पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन को कहां से रिमूव करना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट He+ आयन के। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि N1 जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है हीलियम प्लस का, वहीं पे था ना पहले इलेक्ट्रॉन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर या ऑफ He+।
सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n1 का वैल्यू कितना हो गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, n1 का वैल्यू 3, बताया था ना, फर्स्ट वाला ग्राउंड स्टेट होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3। अब उसने बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मैं बोल सकता हूँ मिनिमम एनर्जी, क्योंकि मेरे को n2 चाहिए ना वेव नंबर निकालने के लिए, तो कहना इसे कि n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। मिनिमम एनर्जी कब लगता है, जब जस्ट अगले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना होता है, तो n1 3 और n2 4, ये हो गया, बस हो गया खत्म का। न्यू बार का फॉर्मूला 109700 इंटू 1/9 माइनस 1/16 इंटू यहाँ अब z स्क्वायर भी आएगा ना हीलियम है तो 4, कितना आ गया ये 109700, ऊपर क्या आ जाएगा 7 अपॉन एलसीएम लेके मैं लूँगा तो 4, सो सॉल्व करोगे तो 4 और यहाँ से चेक करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा ऑन 36। इसको अप्रॉक्सीमेटली तुम 5 टाइम्स मान लो तो देखो कितना आ रहा है 2 1, फिर आ जाएगा कितना 47, 219, फिर कितना बचाएगा पीछे कितना बचेगा 45 हो गया ना 240, मतलब कितना आ गया ये 21940 सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर मीटर इनवर्स में दिया है, मीटर इनवर्स में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स होता है, तो मैं सेंटीमीटर इधर लेके जाऊँ मीटर इधर लेके जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ ना 1 मीटर मतलब 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर सेंटीमीटर इनवर्स की जगह मीटर इनवर्स में आ जाएगा। अब ये 2 0 हो गए, ये 4 और हो गए, अगर मैं 2 के पास लाऊं डेसिमल तो 2.19 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। 2.13 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें, बिल्कुल भी नहीं घटेगा मार्क, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर थोड़ा बहुत फर्क आता है तो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन हमने किया है कि 9 4 जो 36 था इसको हमने 35 मान के सॉल्व किया, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक मैंने सॉल्व कर दिया है, इसी तरीके से आप बाकी सारे सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following can be possible energy value of excited state for the electron in the Bohr orbit of hydrogen? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है ना आंसर। ये बोला है कि एक्साइटेड स्टेट की कौन सी प्रोबेबल वैल्यू हो सकती है। E का जनरल फॉर्मूला क्या था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मतलब एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब मैं अगर E1 निकालूं, E1 अगर निकालूं तो मतलब n का वैल्यू कितना है 1, कितना हो गया ये 1 स्क्वायर। पर वो तो अपने को निकालना भी नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही निकाला क्योंकि उसने एक्साइटेड स्टेट बोला है। 1 तो क्या होता है ग्राउंड स्टेट। E2 अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन 2 की पावर 2 -13.6 अपॉन 4, कितना आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या ऑप्शन है मेरे पास, हाँ ये रहा। ठीक है, लेकिन अभी हम रुकते नहीं है और आगे बढ़ते हैं। वैसे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, पॉजिटिव नहीं हो सकती, कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गया ही है। और E1 से E2 गए तो एनर्जी डिक्रीज हुई ना, मतलब वैसे तो इंक्रीज हुई है बट मैग्नीट्यूड की बात करूं अगर मैं तो 13.6 था वो 3.4 हुआ। थर्ड की मैं निकालूंगा तो वैल्यू और कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे 1 स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर आएगा। 4 था तब तो ये वैल्यू आ रहा था, नीचे फिर क्या आएगा 9 आएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू -3.4 से कम वाले आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन ये सब ऑप्शन उससे क्या है ज्यादा है। चाहो तो भले एक और एग्जाम्पल लेके निकाल सकते हो। 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, सो सॉल्व करोगे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा। हो गया ना और कम, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, पॉसिबल वैल्यू कौन सा हो सकता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं अपन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज दिस। ये क्वेश्चन इजी है बट मैंने क्यों करवाया इसके लिए, यूनिट्स तुमको ध्यान होनी चाहिए। एक कैलोरी मतलब 4.18 जूल होता है, कैलकुलेशन के लिए 4.2 जूल लेते हैं अपन, और 1 जो जूल होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ब्स। ये 2 यूनिट्स ध्यान होनी चाहिए। तुम देख भी सकते हो कि जो एक्चुअल फॉर्मूला था एनर्जी का फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर n का वैल्यू 1 हो तो 13.6 आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला वैल्यू था ना 2.180 था आगे, लेकिन पावर में क्या था 10⁻⁻18 जूल था। तो अगर जूल को मैं 10⁻7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻18 इंटू 10⁻7 कितना हो जाएगा 10⁻11, वही अर्ब्स में वैल्यू आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सीधा कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा -2.18 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू भी हम देख लें, अर्ब्स में इतना ही रहेगा ना, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। और मेरे को क्या निकालना है सेकंड बोहर ऑर्बिट में निकालना है। सेकंड बोहर ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा E2 अगर मैं उसको बोलूं, आगे का वैल्यू तो सेम रहेगा अर्ब्स की टर्म में, इंटू जेड स्क्वायर, जेड भी सेम है 1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा
2 स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मैं बोल सकता हूँ E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻11 अपॉन 4। कितना आ गया ये, माइनस का 0.545 इंटू 10⁻11 x। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है और एक सीधा अपने को कभी भी ऐसे पूछा हो तो कोई भी अगर शेल में पूछा हो n, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। अगर z क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक फॉर्मूला बना के तुम लिख सकते हो, सिंपल है, दोनों को डिवाइड करके ही आया है। तो यहां से हम सीधा कोई भी nth ऑर्बिट में, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में निकालना था, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, 2 के स्क्वायर से E1 का जो वैल्यू होता है ये वाला, जो कि एक कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स, यहाँ अर्ग्स में इसलिए 10⁻11 है, तो E1 को सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी तो वही किया, ये E1 ही तो था, इसको क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। If an electron in hydrogen atom has an energy of -78.4 kilocalorie per mole, the orbit in which the electron is present is, तो Z का वैल्यू तो 1 है, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहां पे ध्यान देता हूं मैं यूनिट पे, -78.4 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे चाहो तो एक फॉर्मूला सीधा याद रख सकते हो, ये होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला और होता है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं फॉर्मूलाज हम कम से कम याद रखें, बट अगर चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। यहाँ पे जो E का वैल्यू होता है दैट इज इन किलो कैलोरी पर मोल, तो एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। ये वैल्यू आई कहां से मैं बताता हूं तुम लोगों को, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स होता है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को 1 कैलोरी नहीं है, मेरे को इसको -78.4 किलो कैलोरी है, तो उसमें कितने जूल्स हो जाएंगे, 4.2 इंटू -78.4 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर पर मोल है तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये किस में आ गया है, सारा मेरा जूल में आ गया। अब लेकिन एक्चुअली जो मेरा एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n² होता है, ये जूल में होता है। लेकिन इतने जूल में कितना आ जाएगा फिर, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां से सॉल्व करके अगर हम देखेंगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल आ गया, तो 78.4 किलो कैलोरी ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो जूल्स के अंदर फॉर्मूला है, तो इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। तो किलो कैलोरी पर मोल में कितना वैल्यू आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻18, और इसको ये जूल में है, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 4.2 कर देंगे आप, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरीज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे कितनी दी हुई है मेरे को, 78.4, तो अच्छा ये तो एनर्जी दी हुई है, उसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसको, ये रफ कैलकुलेशन था, इसको छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो एक बार। 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4.2 किया तो कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, इंटू Z²/n²। अब इसको पर मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस आएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4.2 इंटू, अगर मैं Na कर दूं तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, कैलोरी पर मोल में। पर मोल का मतलब इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू Z²/n², तो Na हो गया 6 2 12 अपॉन 4 किसके आसपास आ जाएगा, 3 के आसपास आ जाएगा, ये रो 3, और 10⁻18 है, 10⁻23 है, क्या हो जाएगा 10⁵। ये थोड़ा सा तुम इसको, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आया, कैलोरीज में आया है। ये वाला जो वैल्यू 313.6 चेक कर लो एक बार किस में आया, -2.18 इंटू 6.02 इंटू 10⁵ आ रहा है ना, अपॉन 4.2। ये अगर कैंसिल करूं मैं 2 से 3, ये भी गया, तो 3 इंटू 10⁵ मतलब 300 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू आ गया उसमें किलो लगा दिया है हमने, या मैंने 313 ही लिखा है ना, जबकि वहां पे तो 10⁵ आ रहा है। तो एक बार सोचना तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद रख लेना सीधा। तो एनर्जी का वैल्यू कितना है, 78.4 लिख देते हैं अपन, इज इक्वल टू माइनस का 78.4 -313.6 इंटू Z² तो 1 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा n², तो n² का वैल्यू क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 313.6 अपॉन 78.4। अप्रॉक्सीमेटली देखना है इसमें, क्योंकि अंडर रूट लेना है, इसको सॉल्व करेंगे 78 के आसपास आएगा, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ये जो भी था ये सारा रफ वर्क था, एक्चुअली सॉल्व तो इतने में ही हो गया, वो सब हमने कैलकुलेशन किया था। इसको एक बार भूल जाओ,
ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा था मैं, इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो जूल में वैल्यू था उसको पहले हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से डिवाइड करेंगे, फिर पर मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। पर यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 313, मतलब ये 3.13 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 313 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको मैं 313 किलो कैलोरी लिख दूंगा। वही हमने किया है, उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला बना है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स लगता है तो जस्ट लर्न दी फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। If the speed of the electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is x, then the speed of the electron in the third Bohr orbit of hydrogen atom is x की टर्म्स में निकालना है। अगेन सिंपल है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z1, और फर्स्ट ऑर्बिट में n भी 1, तो v ये वैल्यू x की है, ये x आ गया। थर्ड ऑर्बिट में निकालना है, थर्ड ऑर्बिट में मैं v मान लेता हूँ, वो मेरे को कैलकुलेट करना है। आगे का वैल्यू तो सेम होगा इंटू 10 की पावर 6 इंटू अगेन हाइड्रोजन एटम है तो z सेम अपॉन n का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है तो 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो x अपॉन v का वैल्यू क्या आ गया 3, दिस इंप्लाइज व्हाट v कम्स आउट टू बी x अपॉन 3। यहां से एक रिलेशन अगर अपन निकालना चाहे तो ये निकाल सकते हैं vn इज इक्वल टू v1 अपॉन n, क्योंकि जो भी इनवर्स रिलेशन है मतलब जिसके भी प्रोपोर्शनल होता है v n के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ये कब एप्लीकेबल है व्हेन z इज कांस्टेंट। जैसे मैंने एनर्जी में रिलेशन लगाया है वैसे ही हम सेम टू सेम इसमें भी रिलेशन लगा सकते हैं। अगर z कांस्टेंट है तो कोई भी nth ऑर्बिट का वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन n। सिमिलरली अगर रेडियस का भी बनाना चाहो तो बना सकते हो r1 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि उसमें n ऊपर आता था मल्टीप्लीकेशन में, एनर्जी में n स्क्वायर डिवाइड में आता था तो e n अपॉन एन स्क्वायर कर दिया। v n क्या होगा यहाँ पे v1 अपॉन n, और r n क्या हो जाएगा r1 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया x/3। आगे बढ़ते हैं। If an electron in hydrogen atom has an energy of minus 78.4 किलो कैलोरी पर मोल, ये तो अभी हमने किया, सेम वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट्स ऑफ He प्लस एंड Li2 प्लस विल बी। यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि एटम सेम नहीं है, मतलब Z सेम नहीं है, तो दोनों केसेस में निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ ऑर्बिट बोला है 0.529 n स्क्वायर बाय Z, हीलियम के लिए लिख रहा हूं पहले मैं, या इधर लिख दो ना Rhe प्लस, यूनि इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, He प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इंटू n स्क्वायर, n का वैल्यू क्या फिफ्थ ऑर्बिट 5 स्क्वायर बाय Z कितना हो गया, फिफ्थ है ना ऑर्बिट मतलब n कांस्टेंट है तो Z से कंपेयर कर सकते हो, तो सीधा हम यहाँ पे Z कितना हो गया इसका 2, और Li2 प्लस के लिए अगर मैं लिखूं तो R ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 3, डिवाइड कर दें इसको, क्या हो जाएगा। अच्छा, ये रेशियो में हमेशा पहले मतलब न्यूमरेटर हम उसको लिखते हैं जो पहले लिखा होता है, मतलब He प्लस ऊपर आएगा, ये गया 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर भी कटा, मतलब R ऑफ He प्लस अपॉन R ऑफ Li2 प्लस विल बी इक्वल टू 3/2। रेशियो कितना आ गया 3:2, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3:2। ये भी एकदम सिंपल था। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। If the radius of the second Bohr orbit of hydrogen atom is r, the radius of the third Bohr orbit will be। अब अगेन यहाँ पे भी हम एटम तो सेम है, पर मैं कंपेयर जो कर रहा था, जो रेडियस से मैं कंपेयर कर रहा था, Rn was equal to R1 into n स्क्वायर, यहाँ R1 होना चाहिए, पर इस क्वेश्चन में वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है सेकंड बोर ऑर्बिट बोला है, तो हम डायरेक्टली नहीं लगा के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेकंड बोर ऑर्बिट का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज R ही है, वो हो गया 0.529, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन z कितना 1। थर्ड बोर ऑर्बिट का मैं R3 ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1, डिवाइड कर दे तो R अपॉन R3 विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हुआ 9/4। तो कहना है ऐसे कि R जो क्या निकालना मेरे को, R3 का वैल्यू निकालना ना, R3 क्या हो जाएगा 9R/4 दैट इज इक्वल टू 2.25 R। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे जाके ये जो लेक्चर है हमारा वो ख़त्म होता है। अब जो पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें इससे बेटर क्वेश्चंस होंगे। इस लेक्चर में तो 1 या 2 ही थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस थे, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।